गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है हिंदी वसंत। पाठ्य पुस्तक में हम पाठ 15 नीलकंठ पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अपन दो भाग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले भाग में अपन ने देखा कि जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसने दो बच्चों को अपने जो मोर के दो बच्चों को अपने घर ले आती है। फिर उनको एक अपने जो चिड़ियाघर है, मतलब चिड़ियाघर बना रखा है उसने, जहाँ पर और चिड़ियों को रख रखा है और पक्षियों को रख रखा है, वहाँ पर उन दोनों बच्चों को रखती है। उसके बाद में फिर अपन ने उसके जो भाग सेकंड में अध्ययन किया कि उसमें मोर किस किस प्रकार कैसे उसकी जो कायाकल्प होती है, उसकी आदत और व्यवहार, जो उसका जो शरीर बढ़ता है, उसका अध्ययन किया अपन ने। और किस प्रकार वो एक खरगोश की बच्चे की सांप से रक्षा करता है, उसके बारे में अध्ययन किया अपन ने। और वो कार्तिकेय का जो युद्ध वाहन क्यों भाई चुना उसने, जो कार्तिकेय हैं, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उसने अपने युद्ध के वाहन के रूप में किसको चुना? मयूर को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो एक कलाप्रिय वीर पक्षी है, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम, मतलब जो बाज चील जैसे जो पक्षी हैं वो क्या है? क्रूर क्रम वाले हैं। और मयूर क्या है? कलाप्रिय वीर पक्षी है। इसलिए कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर का चुनाव किया। उसके आगे से अध्ययन कर रहे हैं आज अपन। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीयकरण भी हो गया था। जो नीलकंठ में क्या थी, उसकी जो उससे संबंधित, उसमें जो नीलकंठ में मतलब जो एक मोर के पक्षी में होती है वो तो विशेषताएं थी, परंतु उसके अंदर क्या हो गया? मानवीकरण भी की विशेषताएं भी उत्पन्न हो गई। मेघों की सांवली छायों में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को, इंद्रधनुष जिसमें सातों रंग होते हैं, तो जो मोर के जो पंख होते हैं उसमें भी एक इंद्रधनुष के जैसे ही पूरे 7 रंग दिखते हैं आपको, यूं एक तरह के जैसे गुच्छे के जैसे पंखों को मंडरा कर बनाकर वह क्या करता था? नाचता था। मतलब जब मेघ गरजते हैं, बरसात होती है, तब क्या होते हैं? मोर जो होते हैं अपने पंखों को फैला कर क्या करते हैं? नाचते नहीं हैं। तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। छंद मतलब एक छनकार जो होती है ना, वो रहती थी। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। मतलब जो राधा थी, जो मोरनी थी, वो मोर के समान नहीं नाचती थी, नीलकंठ के समान नहीं नाच, पर वो उसके आगे पीछे उसको स्पर्श करती हुई एक ताल परिचय देती थी। नीलकंठ के कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मतलब नीलकंठ को भाई पता नहीं कैसा पता चला कि उसका जो नृत्य है, वो जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उसको कैसे भाता है। तो अचानक वो जब वो नीचे आई तो उसको ऐसे लगा, जालीगढ़ के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर कहाँ नीचे आ गया और पंखों का जो सतरंगी मंडरा कर जो छाता बनाता था नृत्य करने के लिए, उस भंगिमा में वो खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य का क्रम बन गया। मतलब इस तरह से उसका जो रोज का यही क्रम बन गया। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयभूति हो उठता था। मतलब नीलकंठ उसी तरह से जो मुद्रा बना लेता था अपनी, वही
और वो सम्मानपूर्वक सबको क्या होता है समझकर विस्मयाभूति हो उठता था। विस्मयाभूति भाई एक तरह के अपन लीन हो जाते हैं ना वो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। मतलब जो विदेशी महिलाएं आती थी उसको क्या उपाधि दी? परफेक्ट, मतलब एकदम जो जेंटलमैन होता है ना उसकी उपाधि दी थी सज्जन पुरुष की, जिसे नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खड़े खड़े कर सकता था। उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए, मतलब जो उसकी जो नुकीली जो चोंच थी, पैनी सी आगे से जो पैनी रहती है, वो भयंकर क्या होती है, विषधर को खड़े खड़े क्या कर सकता था, उसको मार सकता था। परंतु वो क्या करता, उसकी जो हथेली, जो लेखिका की जो हथेली थी पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था जिससे क्या हो, उसको हानि ना हो, कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लदे जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। मतलब उसे जाली घर में रहना पसंद नहीं था। उसको जो अशोक का जो पेड़ होता है, जो आम का पेड़ होता है और उस पर जो पत्तियाँ हरी हरी होती है, उस पर ही उसको रहना अच्छा लगता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। जो नीलकंठ मोर है और राधा जो मोरनी है, उसकी जो सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? ऋतु मतलब जो मौसम होता है वो कौन सी थी? वर्षा। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वह हवा से उसकी सजल आहट पा लेते थे कि भाई आज मेघ मतलब बरसात होने वाली है। उससे पहले ही उनको क्या हो जाता था, अनुमान हो जाता था, किससे? हवा से। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगी। जैसे ही वो एक के बाद एक बूंद आने लग जाती है तो सोपान मतलब एक के बाद एक, जैसे एक लड़ी हो जाती है ना, उस तरह से पंक्ति बन जाती थी। मेघ के गरजने के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था। जैसे ही मेघ मतलब बरसात होती थी, वर्षा होने स्टार्ट हो जाती थी, वैसे ही वो क्या करते थे, उस ताल पर क्या कर, मेघ के गरजने पे ताल मतलब नाचने लग जाते थे, तन में नृत्य का आरंभ कर देते थे। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। मतलब गति बढ़ती जाती थी उसकी, किसकी? नीलकंठ की, जो मोर था। और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वह दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। इसी आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक करुण कथा है। मतलब भाई जब ये सब अच्छा आनंदमय सुखमय वाला जो वातावरण था, उसके बाद में एक बेमेल जो आनंद को भंग करने वाला था, वो एक स्वर कैसे उठा, उसका भी एक करुण कथा है। मतलब एक दुखी वाली कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखसकोन से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसने अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंजे से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी।
मतलब जो लेखिका थी, जो महादेवी वर्मा, उसको भाई उसके नखास कोने से निकलना पड़ा, मतलब कहीं बाहर जाना पड़ा, परंतु वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी जहाँ पर ये पक्षियों का, क्योंकि वो लेके निकली थी कि अब मेरे को कोई पक्षी नहीं चाहिए। तो परंतु वो अनदेखा नहीं कर पाई कि एक मोरनी, राधा के समान एक मोरनी थी जिसके मुंह से बंधे जो दोनों पंजे क्या उंगलियां टूटकर नीचे प्रकार से एकत्रित हो गई थी और वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसका ध्यान उसका लेखिका का उसने केंद्रित किया। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी, वो फिर वापस वही राग आलापने लगा। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। किसका? मोरनी का। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आपने आई होती तो मैं इसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ? सारांश कहूँ। धन्यवाद।